अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पुलिस ने सेवरल जो की रास्ते हैं जो कैपिटल में रेड जोन तक पहुंचते हैं उनको बंद कर दिया हुआ है। शहर की एंट्री पे काफ़ी रास्ते बंद कर दिए, नाकाबंदी कर दी है। और मेट्रो बस सर्विसेज जो हैं काफ़ी मेजर राउट्स के ऊपर वो भी डिले कर दी हैं और पोस्टपोन करके बंद कर दिए। अब इस्लामाबाद के अंदर जो एक अट्रैक्शन होती है ताकत के कितना करीब उसका सेखा लेना, उसके पावर कॉरिडोर की तपिश को महसूस करना, जहाँ उसके फ़वाइद होते हैं और कुछ मज़े भी होते हैं, वहीं उसके नुकसान भी होते हैं आम शहरी के लिए कि जब जब मामला बहुत पक जाता है और वो कहते हैं ना कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग बट नॉट टू बॉयल ओवर, लेकिन कभी कभी उबाला जो है वो बाहर आ जाता है, तो फिर वो जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का वो डिसफंक्शनल हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आती हैं। वकला की जानिब से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो इस बुनियाद पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, आठ के करीब तकरीबन जजेस एलिवेट होंगे, वो डिले की जाएँ, पोस्टपोन की जाएँ जब तक कि 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर एक फ़ैसला नहीं आ जाता। इस ज़िमन के अंदर 4 सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, कन्वीनर हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनको भी लेटर लिखा था कि आप इस मामले को डिले कर दें, क्योंकि बेसिकली वकला के नज़दीक और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स के जजेस हैं उनके नज़दीक ये जो मामलात किए जा रहे हैं 26वीं अमेंडमेंट के, ये बेसिकली एक कंप्लीट टेक ओवर है जुडिशरी के। और जुडिशरी बनस्बत पाकिस्तान के बाकी जो इदारे हैं, स्टेट के जो अपरेटस है, उसमें एक रिलेटिवली एक इंडिपेंडेंट इदारा था और उसको एज अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑन पार्लियामेंट एज वेल एज ऑन द मिलिट्री स्टेट एक उसके तौर पे व्यू किया जाता था पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। और जुडिशरी भी फेयरली एक अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंजॉय करती थी। कहीं जगह वो इंडिपेंडेंस जो है वो डेट्रीमेंट बनती थी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए, लेकिन कहीं जगह पे हमारा जो जमहूरी प्रोसेस है उसको सिक्योर करने के लिए लाजिम और मलजूम था कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करे। अब इसके ऊपर जो ये क्रैकडाउन हो रहा है, ये और मेरे ख्याल में जो प्रोटेस्ट भी है और जो उसके ऊपर सब्सिक्वेंट क्रैकडाउन भी है, ये थोड़ा सा इसके अंदर एलिमेंट है नूरा कुश्ती का, क्योंकि जो जजेस मूवमेंट हो, लॉयर्स मूवमेंट हो, हमने जो हिस्टोरिकली देखी है पाकिस्तान के अंदर, वो मतलब बड़े जोश खरोश के साथ की जाती हैं। और जब जब भी जुडिशरी अंडर थ्रेट आती है तो आपको नज़र आता है कि बार सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स और वकीलों की मूवमेंट्स बहुत तगड़ी हो के सामने आती हैं और मंजर आम पे आती हैं। और पिछले जो 2 साल से पाकिस्तान की जमहूरी एक प्रोसेस के साथ खेल किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बावजूद हमारे जो लीगल कम्युनिटी है वो एक खामोश तमाशाई तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट एक पैसिव रेजिस्टेंस ही उन्होंने शो किया, उन्होंने कोई एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं शो की अब तक। अभी भी ये प्रोटेस्ट जो है वो कोई बहुत सीरियस अटेम्प्ट नहीं है मेरे ख्याल में, कोई बहुत बड़ी तहरीक वो नहीं लेके चले, एक माइल्ड आप कह रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर डालने के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने उसका इजहार किया है कि यार ये जो काम हो रहा है 26वीं मिनट से मुतल्लिक, और फिर जजेस को एलिवेट कर देना जब इतने एक मशकूक कानून साजी लटक रही हो तलवार के तौर पे जुडिशरी के ऊपर, बस ये उस हद तक उन्होंने एक प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा दिया है। मेरे ख्याल में इसका आउटकम कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि आज जो है वो मीटिंग है, तो ये इस लेवल का प्रोटेस्ट या इस लेवल की जो मज़ाहमत है ये मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड में आ जाएगी, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। और आप इनको ट्रैक कर सकेंगे, ट्रेस कर सकेंगे जो डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ पे हमारे इदारों की इंडिपेंडेंस ख़त्म हुई, ब्यूरोक्रेसी के आप डिफरेंट पॉइंट्स पे कर सकते हैं। जुडिशरी की ये पिछले 2-3 साल के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। अलबत्ता इससे कोई रिज़ल्ट निकलेगा मेरे ख्याल में ये नामुमकिनात में है, क्योंकि आज जो है मंडे का दिन है, इनकी मीटिंग है आज, और उन्होंने फ़ैसला करना है हमारी जुडिशल काउंसिल ने, तो मेरे ख्याल में दे विल गो फॉरवर्ड विद दिस और ये मामला जो है इधर ही रह जाएगा। लेकिन इसके ज़िमन में अगर आप देखें मिसाल के तौर पे कि जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे जिन्होंने रेजोल्यूशन देनी थी उन कंप्लेनेंट्स को, जिन्होंने इलेक्शन के दिनों में या इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये कंप्लेंट लॉन्च की थी कि हमारी जो कैंपेन है वो सैबोटाज की गई थी और हमारे हलकों के अंदर कोई ना कोई रिगिंग का मामला हुआ था, तो वो आपको वो ट्राइब्यूनल जो है वो एक रिफ्लेक्शन दे देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान कितना वेल मैनेज्ड है एक सेंट्रल अथॉरिटी के ज़रिए, जो इस्लामाबाद में नहीं है, रेड जोन के करीब नहीं है, वो पिंडी के अंदर है। ये ट्राइब्यूनल जो थे ये 371 फाइल किए हुए डिस्प्यूट्स थे और इनको इन्होंने रिजॉल्व करना था, यानी पूरे मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली की सीटों पे 371 डिस्प्यूट्स फाइल किए गए कैंडिडेट्स और उनकी यानी उनकी कैंपेन की तरफ से कि यार हमारी जो सीट है उसके अंदर रिगिंग का मामला है, चाहे प्री पोल है, चाहे डे ऑफ है, चाहे आफ्टर पोस्ट पोल रिगिंग हुई है। उनमें से सिर्फ 112 का फैसला अभी तक सुना दिया गया है, यानी कि लेस देन हाफ का फैसला अभी तक सिर्फ सुनाया गया है विद रिगार्ड्स टू उनकी रेजोल्यूशन क्या है।
और इन्हें 112 में से एक भी सीट के ऊपर री इलेक्शन नहीं कॉल हुई। मैक्सिमम या तो उन्होंने रिकाउंटिंग के एक ऐलान किया कि यार चलो फिर से हल्के के अंदर वोट गिन लो, या उन्होंने कहा है कि हम होल्ड अप करते हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को और रेटिफाई करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकला है और जो कैंडिडेट इलेक्टो के सामने आया है वही जो कैंडिडेट है जिसको अब नेशनल असेंबली में होना चाहिए। अब इसके अंदर जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है फैफिन, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा जो इलेक्शंस की वो उसके ऊपर काम करता है, उन्होंने संडे को अपना एनालिसिस पेश किया और उन्होंने कहा है कि 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पूरे मुल्क में कायम किए गए। जो 3 ट्राइब्यूनल बलूचिस्तान में सेट किए गए इन 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर से उनमें से 41 फैसले उन्होंने सुना दिए हैं 51 डिस्प्यूट्स के अंदर से, यानी 80% जो है मसाइल उनके साथ फाइल किए गए उन्होंने वो रिजॉल्व कर दिया। अब इनमें से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कोई एक भी री इलेक्शन की कॉल नहीं देता, तो यहाँ पे जहाँ पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन रेट भी है वहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन मिला है वो बड़ा ही मतलब आप कह लें कि हौसला तोड़ देने वाला और बिल्कुल भी यानी एक गैर संजीदा किस्म की रेजोल्यूशन लगती है कि हाँ जी रिकाउंटिंग कर लो या ये मामला बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है बलूचिस्तान सबसे क्योंकि वेल मैनेज आप कह लें प्रोविंस है स्टेट की जानिब से, तो वहाँ पे इस तरह के ट्राइब्यूनल मतलब मेरे ख्याल में उनकी कोई हैसियत बुकत नहीं होती। उसके बाद जो 9 ट्राइब्यूनल पंजाब के अंदर लगाए गए थे उनमें से एक 192 पिटिशंस जो फाइल की गई हैं उनमें से सिर्फ 45 रिजॉल्व हुई हैं, यानी कि सिर्फ 23% का रेजोल्यूशन मिला है पंजाब के अंदर। यानी पूरे एशिया के अंदर जो टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है इंसानों की, वहाँ का और सबसे बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है पाकिस्तान, वहाँ पे उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उनके ट्राइब्यूनल्स में से सिर्फ 23% उन लोगों को जवाब मिला है कि हाँ यार आपका जो इलेक्शन है वो ठीक हुआ है या चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिकाउंटिंग कर ली जाए। इसके बाद सेम मामला आपका सिंध के साथ नज़र आता है कि सिर्फ 20% का रेजोल्यूशन मिला है, 17 आउट ऑफ 83 पिटिशन सुनी गई हैं, और खैबर के अंदर भी आपको 21% का रिजल्ट मिलता है कि सिर्फ 42 में से पिटिशंस सुनी गई हैं। इस्लामाबाद का जो वाहिद ट्राइब्यूनल है उसने एक भी फैसला नहीं किया अपने 3 डिस्प्यूट्स के अंदर से, और टोटली जो ट्राइब्यूनल है उसने फेल किया कि वो जो 180 दिन की डेडलाइन है जो मैंडेटेड है बाय इलेक्शंस एक्ट ऑफ 2017, यानी 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 180 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल्स को फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग अपना फैसला सुनाना होता है, ये टोटली फेल कर दिया हुआ इन 23 जो ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए क्रॉस पाकिस्तान उन्होंने। सेक्शन 148(5) of the law states that the tribunal should conduct proceedings on a day-to-day basis without adjournments of more than 7 days and decide the disputes within 6 months of their filing। यानी ये कानून जो उन्होंने इसका सेक्शन ये बनता है इलेक्शन एक्ट्स का 148(5) उसके मुताबिक के ट्राइब्यूनल को रोज़ बरोज़ हियरिंग करके ये फैसला करना पड़ेगा, और एडजॉर्नमेंट अगर कोई डिले भी हो किसी पर्टिकुलर फाइलिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर तो वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो ये डिस्प्यूट्स हैं उनका फैसला अगर मिसाल तौर पे आपका अगर जनवरी की 1 को फैसला हुआ है, आपने डेट अनाउंस किया, तो आपका जून के अंदर रिजॉल्व होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन ये अब तक मेजॉरिटी परसेंटेज केसेस के अंदर नहीं कर पाए ये ट्राइब्यूनल्स। सो बेसिकली ये ट्राइब्यूनल का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, इलेक्शन का जुडिशल कमीशन के फैसले से क्या ताल्लुक है, और सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट से क्या ताल्लुक है, और इस सबका 26वें अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक सॉफ्ट पावर कू जो है जिसको कहेंगे, सॉफ्ट तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी सी गोइंग टूवर्ड्स हार्ड अब जा रही है, जहाँ पे हमारी डिक्टेटरशिप जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो फ्रंट फुट पे आके नहीं की जा रही, वो पीछे से की जा रही है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इवन जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स नहीं होती हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, हमारी मिलिट्री स्टेट एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम और पावर इंजॉय करती है जनरली, और एक फेयर अमाउंट ऑफ कंट्रोल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्पेशली इंजॉय करती है। उसके बावजूद एक रिलेटिव अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस थी पार्लियामेंट के पास डिफरेंट अदवार के अंदर, और स्पेशली जुडिशरी के पास। सिविल ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट के फॉलिंग इन के बाद, यानी जब वो लाइन फॉल हुए इस तरह कहते हैं वो फौजी हजरात के, वो जब वो सफ़ों में खड़े हो गए अपनी पीटी के लिए सुबह मॉर्निंग डिस्प्ले के लिए, तो अभी तक जुडिशरी जो है उसकी तरफ से अड़फस थी। 26वीं अमेंडमेंट और सब्सिक्वेंटली अब जो ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स होंगी और ये सारे जो मामलात आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक किए जा रहे हैं, जिस तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, ये सीमेंट किया जा रहा है कि आपका 1 पार्टी सिस्टम यहाँ पे अब इस्टेब्लिश हो गया कि जुडिशियल कंट्रोल भी टोटली उस एक पार्टी के पास है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी उस एक पार्टी के पास है, और सिविल ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर जो है वो तो वैसे ही ताबे हो चुका हुआ था।
तो ये सारा जो मामला है ये मेरे ख्याल में एक तरह से अगर आप देखें तो बड़ा खुशाइन है। एक लालच ये होती है हमेशा हमारी कौम में और जनरली दुनिया की अक़वाम में कि वो फैशिज़म को या डिक्टेटरशिप को अट्रैक्ट इसलिए होते हैं या मोनार्कीज़ को, इंसानों की तो जबिलत में भी ये है कि वो पसंद करते हैं कि उनके ऊपर एक ही हुक्मरान हो, वही जवाब दे और वो सामने और नुमाया हो। इसका ये फ़वाइद लोग जनरली समझते हैं कि यार जब डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में होती है तो बड़ी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो ये बात मैं डिस्प्यूट नहीं करता, इस पर मैं डिबेट नहीं करता, इसमें ज़ाहिर बात है मैं नाक़िद हूँ इस राय का। मेरे ख्याल में वो डेवलपमेंट मसनूई होती है, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए उसको ले लिया जाए कि यार ये डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि हॉच पॉच सिचुएशन है। यहाँ पे एक ऑब्वियस और डिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप नहीं आपके सामने है कि जहाँ पे चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो कहे मैं फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और उन ताकतों के ज़रिए मुझे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाए, पार्लियामेंट को हम डिज़ोल्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम सस्पेंड करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप लोग समझते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसमें एक ऑब्वियस किस्म की डिक्टेटरशिप के अंदर जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी बड़ी क्लियर होती है। इस वक्त एक हॉच पॉच है जहाँ पे पंजाब और सिंध प्रैक्टिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी को सब्सिक्वेंटली सॉर्ट ऑफ एक प्लेग्राउंड के तौर पे दे दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे अपनी जो लिमिटेड कैपेसिटी और पावर्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, आप अपनी फीफडम्स और वोटर बेस को तैयार करें, यानी बड़े मेले ठेले करें, इवेंट्स करवाएं, जहाँ पुल शुल बनवाने आप लोग अपने काम करें। जो नेशनल के मामलात हैं और जो सूबाई लेवल पे भी जो बड़े काम हैं वो हमारी टोटली स्टेट मशीनरी इस वक्त चला रही, चाहे वो सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो। इसके अंदर नुकसान ये होता है कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर हमारी डिक्टेटरशिप ऑब्वियस हो, यानी इवन जो थोड़े बहुत सरसरी बेनिफिट्स मिलते हैं एक ऑब्वियस डिक्टेटरशिप के अंदर, डेवलपमेंट तेज़ हो जाती है, अमेरिकन खुश होते हैं कि भाई डिक्टेटर हम कंट्रोल कर सकते हैं, डॉलरों की बारिश हो जाती है यहाँ पे, वो अपेरेंट बेनिफिट्स भी हम इंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे एक सॉफ्ट पावर का मामला है, एक हिडन शैडो गवर्नमेंट का मामला है। और इसका नुकसान ये होता है कि ना आवाम की परसेप्शन में आवाम की मानी जा रही है, ना आवाम की परसेप्शन में आवाम को डेवलपमेंट दी जा रही है। जाहिर बात है मानी तो नहीं जा रही है, आवाम को जो है वो जमहूरी हकूक उनके नहीं मिल रहे। जाहिर बात है यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस बात है कि पीटीआई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पाकिस्तान में इलेक्शन जीती थी और पीटीआई की ज़्यादातर लीडरशिप इस वक्त जेल के अंदर है रादर देन वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपमेंट का काम है, अब चूंकि ना मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी वो भी आंसरेबल नहीं है पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट वैसी है एक हंग पार्लियामेंट और वो टोटली डिपेंडेंट है उन पर अपनी कुव्वत के लिए, ना पार्लियामेंट उस डीप स्टेट को जवाब दे है, क्योंकि वो दोनों आप कहते हैं इस तरह हैंड एंड ग्लव है इस वक्त। तो डेवलपमेंटलिज्म की भी जो एक लालच है कि हमारी इकोनॉमी जो तो चार चांद चढ़ जाएगी और वो घोड़े दौड़ने लगेंगे यहाँ पे और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, तो वो भी ज़रा देखने को रह जाएगी बात, वो भी कसर आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। बिकॉज ना आप इस दुनिया में ना आप इस दुनिया में, ना आप आधे तीतर हैं इस वक्त और आधे बटेर हैं। ओपन डिक्टेटरशिप या ओपन वन पार्टी सिस्टम या ओपनली आप पाकिस्तान को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दें या कोई वन पार्टी स्टेट आप वो उसमें कंट्रोल में डिक्लेयर कर दें, उसके फ़वाइद और हैं। अगेन उसके नुकसान पे आप डिबेट कर सकते हैं सारा दिन, फ़वाइद पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर किस्म का निज़ाम होता है। इस वक्त ना आप एक जमहूरियत हैं, ना आप एक डिक्टेटरशिप हैं, ना आप एक रिपब्लिक है, ना आप एक मोनार्की है कॉन्स्टिट्यूशनल और अदरवाइज। सो इसमें ना इस ग्रुप में होना, ना 3 में ना 13 में होने से क्या होता है कि a little bit of hodgepodge and a little bit of hodgepodge makes a lot of hodgepodge। बाय द वे ज़िया का जो वो बार बार मुझे रिकरिंग थीम के तौर पे ही उसकी बात याद आती है, बिकॉज मेरे ख्याल में ऑफ ऑल द वो कैसे कहते हैं टू गिव द डेविल इज ड्यू, सारी जो बातें उसने ये की ये बात कम से कम वो ठीक कर गया, इसके बावजूद कि वो खुद भी एक hodgepodge क्रिएट करके गए थे, बट बात तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल बजाय है कि इस वक्त हम एक hodgepodge के अंदर है। तो उस hodgepodge के अंदर मेरे ख्याल में जो कचूमर निकलता है वो एट द बॉटम निकलता है और वो आवाम का ही निकलता है, मेरा और आपका निकलता है। तो दुआ गो है कि ये जुडिशरी फाइट बैक कर पाए और हमारी लीगल कम्युनिटी फाइट बैक कर पाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ये एक हिल टू डाई ऑन है। इस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर कोई छोटा मसला हो तो आदमी कहता है दिस इज़ नॉट माई हिल टू डाई ऑन, यानी कि मैं इस मामले के लिए, इस पहाड़ी को फतह करने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई छोटा सा मसला है, लेकिन जब एक बड़ा मसला आता है जो कोई बहुत बड़ी प्रिंसिपल आपकी उसको या मॉरल इथोस को चैलेंज करता है या आपके लिए प्रैक्टिकली ऑफ बहुत हाई कंसर्न होता है, तो इट कैन बी अ हिल टू डाई ऑन कि आप उस पहाड़ी को फतह करने के लिए उस मकसद को पाने के लिए आप अपनी जान को भी उसका नजराना आप पेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जुडिशल फ्रीडम जो है पाकिस्तान के अंदर, जो एक रिलेटिव हम फ्रीडम एंजॉय करते थे बाकी बनस्बत मुसलमान ममालिक के, तो वो भी हाथों से जाते हुए नज़र आ रहा है। अब ये बातें सारी रेलिवेंट क्यों होती हैं? फ्रीडम्स हो गई, चाहे इकनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो,
एक माहौल, एक क्लियर थॉट का कि मेरा मुल्क इज़ वन टाइप ऑफ वे और अनदर टाइप ऑफ वे। ये जो स्क्वीज़ है ना अवाम के ऊपर, जो ये पुश एंड पुल की सियासत है जो हमारी स्टेट और हमारी पॉलिटिकल क्लास और हमारी लीड खेलती है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना आप पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी कंफर्मेशन दी है कि एक और कश्ती जो दर्जनों डंकी लगाने वाले माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ को मूव कर रही थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी नेशनल्स, वो लिबिया के साहिल पे डूब गई है। अब 65 लोग जो हैं उनमें से वो मिसिंग हैं। इनका लीगल स्टेटस अभी नहीं पता, कौन से जायज़ माइग्रेंट्स थे, कौन से डंकी वाले थे, अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये 65 लोग शहीद हो चुके हैं, जहाँ बहक हो गए हैं, गुम गए हैं, ज़ख्मी हैं, मिल जाएंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लीबिया के साहिल से सारी बात है, इटली और ये फ्रांस और स्पेन के रास्ता ये लोग इख्तियार करते हैं, वहाँ से फिर डंकी वाला रास्ता ही लग रहा है ये। और ये लोग मजबूर क्यों होते हैं? कुछ लिबरल्स कहते हैं कि ये एक जिनसी एडवेंचर्स पे जाना चाहते हैं, इस तरह वो परवेज़ हुद बॉय ने आर्टिकल लिखा था, लबीडनल एडवेंचर्स, ये सेक्शुअल एडवेंचर्स पे जाना चाहते हैं यूरोप। ये गरीब लोग नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये मजदूरी के चक्कर में जाते हैं और वहाँ काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल में ये बातें दोनों दुरुस्त नहीं है। लोग ये ना जिनसी एडवेंचर्स के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, ना ये मजदूरी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर परवेज़ हुद बॉय साहब क्योंकि एक नर्ड है, उनको तो नहीं पता जिनसी एडवेंचर्स लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर भी अपने पूरे फुलफ़िल कर लेते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का, तो पड़ोस में आपके जो अरब गल्फ़ ममालिक हैं वहाँ पे मजदूरियाँ डाइम डजन है। ठीक है, दुबई में अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं आजकल, बट उसकी बनस्बत सऊदी एंड कतर एंड बहरीन एंड ओमान एंड कुवैत, ये सब अवेलेबल है। तो एक नियर विसिनिटी के अंदर भी मजदूरी और माश के मौके मौजूद हैं। ये लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि इनके जहन में एक मेरी राय है, या आई कुड बी रॉन्ग, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है आज़ादी का। मेरे ख्याल में सिविल आज़ादी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैं जहाँ रहूँगा मुझे लोग एहतराम की निगाह से देखेंगे, जो पुलिस है, जो फ़ौज है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी अपरेटस है, वो मुझे मारें पीटेंगे नहीं। यानी ये लोग जो डिपोर्ट किए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जब ये लोग डिपोर्ट किए जाते हैं यूरोप से भी, मिसाल के तौर पे कैंपों में रखे जाते हैं, जो कंडीशंस होती हैं उन कैंप्स की, मेरे ख्याल में आप उनको कंपेयर कर लें पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी थर्ड वर्ल्ड जो हमारे ममालिक हैं, हम रेफ्यूजीज़ को और डिपोर्टीज़ को किन हालात में रखते हैं, और उनकी कंपैरिजन इसी चीज़ पे की जाएगी कि पासपोर्ट, यानी कि जैसा उनाइजा जैक्सन, जो भी उनका नाम था खातून का, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनकी ज़हनी हालत गैर थी। उनका चूँकि अमेरिकन पासपोर्ट था, तो उनको जिन अस्पताल में ट्रीटमेंट, उनकी मेंटल हेल्थ का चेकअप, गालिबन उनको डायबिटीज़ या इस तरह को मसला भी था, उसका चेकअप, उनकी सेहत का चेकअप, उनकी टिकटॉकें बन रही हैं, उनको पुलिस से मिलवाया जा रहा है, उनको चीफा साहब से मिलवाया जा रहा है, उनको मेडिकल एक्सपर्ट से मिलवाया जा रहा है, उनको बर्गर पिज़्ज़े खिलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई अफ़गानी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से डिपोर्ट हो रहा हो, अगर कोई अफ़गानी बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो या कोई पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो, आप ये बॉर्डर देख लें, तालिबान की साइड से भी यही बर्बरियत आपको नज़र आती है और हमारी साइड से भी शायद ज़्यादा ही बर्बरियत नज़र आती है, क्योंकि वो ज़्यादा इसलिए भी लगती है प्रोफाउंड, क्योंकि हम 76 साल से एक मुल्क हैं और हमारे पास सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनलाइटन मॉडरेशन और तालीम और ये सब भी है। जो ये गैर इंसानी सलूक हम एक दूसरे के साथ करते हैं, 25 करोड़ का हमारा मजमू है, ये मजबूर करता है कि लोग यूरोप जाएँ, ये मजबूर करता है कि लोग डंकी लगाएं और वो हाई सीज़ को रिस्क करें, अपनी जानों को के नजराने पेश कर दें कि बस यहाँ से एक दफ़ा वो निकल जाएं। हाँ ठीक है, कभी कोई लालच, सारे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होते हैं। किसी को यकीनन वहाँ पे जिनसी इंटरेस्ट भी होगा। परवेज़ हुद बॉय की खातिर मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ आज, कोई ना कोई यकीनन 2-4 बेचारे इनके अंदर बड़े गोरी औरतों के इश्क में मारे चले जा रहे होते होंगे। 2-4 ये भी होंगे जो पीछे डॉलर या पाउंड या यूरो भेजना चाहते हैं, और कई ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक एडवेंचर के तौर पे जा रहे हैं। लेकिन यार अक्सरियत के बारे में सोचें,
जानते दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे जो लोग जाते हैं कि डेंजर्स के हैं रास्ते के, स्मगलर्स हैं, स्लेवरी है, समुद्रों के वो सारे मामला हैं, खाने पीने की जगह नहीं है, कन्फाइंड स्पेसेस है, क्वार्टर्स में आप जाते हैं बंद कंटेनरों में, शिपिंग में, उसके बावजूद जानते हो या ना जानते हो लोग ये तो अज्यूम कर सकते हैं ना, उनको पता है कि ये चीज़ एक डेंजरस ट्रिप होता है और ये एक लाइफ को और मेरी पूरी लाइफ जो है वो अप्रूव होने वाली है। तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इस मुल्क के बारे में, और हमारी संजीदगी और सीरियसनेस विद रिगार्ड्स टू अपने इंसानों के मसाइल और एवरेज पब्लिक के अफेयर्स को। यही मेरा पैगाम है आज के लिए, और मेरे ख्याल में इस पर कोई मज़ीद बात नहीं की जा सकती। दुआ गो है कि ये लोग बच जाएंगे, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे ये रेस्क्यू हो जाएं और ये घर वापस आ जाएं ताकि ये अगले साल दोबारा ट्राई कर सकें। शुक्रिया।